गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज आपको बता रहा हूँ कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किन किन कंडीशंस में होते हैं और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हों तो क्या होता है। वन बाय वन इन्हें बता रहा हूँ। उसके बाद 7.2 का सॉल्यूशन मैं आपको भेजूँगा, क्योंकि इसको वीडियो में समझाने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं सॉल्यूशन भेज दूँ। पहली कंडीशन है, अगर दो ट्राइंगल्स ऐसे हों जैसे मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ कि अगर इनकी तीनों साइड में से हर साइड अपनी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो। जैसे मान लो ये फर्स्ट साइड है, इस फर्स्ट साइड के इक्वल हो, सेकंड साइड के इक्वल हो लेंथ में, और थर्ड साइड के इक्वल हो, तो ये ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट होगा। इसको लिखते ऐसे हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। SSS रूल इसे कहते हैं, ठीक है, SSS क्राइटेरियन। SSS का मतलब 3 sides ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू 3 sides ऑफ द करस्पॉन्डिंग 3 sides ऑफ द अदर ट्राइंगल, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दूसरी कंडीशन जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ये है, अगर दो ट्राइंगल ऐसे हों कि इनका एक एक एंगल इक्वल हो। मान लो ABC मैंने इसका नाम रखा और PQR मैंने इसका नाम रखा। एंगल A और एंगल P एक एक एंगल इक्वल है, और इस एंगल को कंटेन करने वाली मतलब बनाने वाली जो दो साइड है वो भी आपस में इक्वल हो। AB इक्वल हो PQ के और AC इक्वल हो PR के, तो दो साइड इक्वल है और उनका इंक्लूडेड एंगल या कंटेन्ड एंगल भी इक्वल है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, और ये SAS रूल कहलाता है। और तीसरा कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन ये है कि अगर दो ट्राइंगल इस टाइप के हों, जैसे एक XYZ है, एक मान लो LMN है, इनके एक एक साइड इक्वल हो। जैसे YZ साइड इक्वल है MN साइड के, और एंगल Y इक्वल है एंगल M के, एंगल Z इक्वल है एंगल N के, यानी कि दो एंगल इक्वल हैं। इस पहले ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के, और उनकी इंक्लूडेड साइड के इक्वल हो। इंक्लूडेड साइड से मतलब है वो साइड जो इस एंगल को बनाने में भी शामिल हो और इसको बनाने में भी शामिल हो। ये कॉमन साइड हुई इस एंगल और इस एंगल की। ये इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट माने होंगे। इसको ASA क्राइटेरियन कहते हैं, यानी कि टू एंगल्स एंड बीच वाली साइड मतलब इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल हो तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LMN। और फोर्थ क्राइटेरियन जो कि सिर्फ राइट एंगल्ड ट्राइंगल में लागू होगा, और राइट एंगल्ड ट्राइंगल आप जानते हैं पिछले चैप्टर से, जिस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो वो राइट एंगल्ड है। तो अगर दो ट्राइंगल हों दोनों राइट एंगल्ड हैं, यानी कि एक एंगल 90 इसका भी है एक 90 इसका भी है, इनके हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल हो। हाइपोटेन्यूज मतलब राइट एंगल की ऑपोजिट साइड, ये इक्वल हो, और बाकी दो साइड में से कोई एक साइड दूसरे ट्राइंगल की एक साइड के इक्वल हो, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया। राइट एंगल के इक्वल, हाइपोटेन्यूज के इक्वल और साइड के इक्वल हो, तो ये RHS क्राइटेरियन कहलाता है। अगर मैं इसका नाम रखता हूँ
ABC और इसका नाम PQR। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस हैं अंडर विच ट्राइंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट। अब 7.2 के अगर मैं क्वेश्चन 1 की बात करूं तो इसमें क्वेश्चन 1 के पार्ट ABCD में आपको पूछा है कि इस फिगर में ये दो ट्राइंगल किस क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट है। तो उसमें बता रखा है AB इज इक्वल टू AC इक्वल टू DF बता रखा है, AB इक्वल टू DE है और BC इक्वल टू EF है। तीन साइड इक्वल हैं। तो आपसे पूछा है कि किस क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप जवाब देंगे SSS क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से क्वेश्चन 2 में ये बता रखा है कि ये दो साइड इक्वल हैं इन दो साइड के, और बीच वाला एंगल बीच वाले एंगल के इक्वल है। तो किस क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट है, तो आपका जवाब होगा SAS रूल से। यहाँ पे क्या बताया था, SSS रूल से कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरह से पार्ट C में आप फिगर देखिएगा और ये ASA क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट है और पार्ट D में RHS से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये आपके कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन पहचानने का क्वेश्चन था। फिर बाकी क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, किन किन पार्ट के से कॉन्ग्रुएंट है। इसका सॉल्यूशन मैं भेजूँगा वीडियो बना के नहीं, डायरेक्ट रिटर्न सॉल्यूशन, जिसको आप पढ़िएगा। दूसरी बात जो आज के लेसन में करनी है वो ये है कि आपका जो मंडे को टेस्ट हो रहा है वो मंडे का टेस्ट आपका सिंपल इक्वेशन चैप्टर से हो रहा है। सिंपल इक्वेशन चैप्टर में काफ़ी पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। इसमें जैसे इस तरह का सिंपल इक्वेशंस भी हैं, जैसे x+1 इज इक्वल टू 5 है, या 2y-3 इज इक्वल टू 7 है, और या थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल अगर दिया जाए तो 2 ब्रैकेट x-1 इज इक्वल टू 6 है, मान लो। इन्हें सॉल्व करो। इसी तरह से आप NCERT बुक में आपकी जो इक्वेशंस हैं और जो मैंने पहले कराई थी, आप उन इक्वेशंस को सॉल्व कीजिएगा, अच्छी प्रैक्टिस करके आइएगा। और मंडे जो आपका टेस्ट होगा उसका टाइमिंग भी मैंने लिख दिया है मैसेज में आपके पास। जैसे पिछली बार का टाइमिंग था वैसे ही है, वैसे 10 क्वेश्चन आएंगे ऑफ 1 मार्क ईच, उन्हें आप तैयार कीजिएगा। तो जैसे इसको सॉल्व करना है तो x इज इक्वल टू 5-1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। कैसे आया, अगर लेफ्ट में 1 एडेड है तो राइट में ले जाने पे ये सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखिए, अगर लेफ्ट में सब्ट्रैक्टेड है, जैसे मैं कहता हूँ y-2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू चलो -5, इसे आप सॉल्व करो। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो मतलब y की वैल्यू निकालो, मतलब इसमें y के अलावा जो टर्म है इसे राइट में ले जाना है। अब राइट में ले जाने का तरीका ऐसा होगा आपका, y इज इक्वल टू आप लिखेंगे, जो राइट साइड में पहले से है पहले आप उस नंबर को लिखेंगे, -5 है। फिर इधर से ट्रांसपोज होके जो -2 आ रहा है यहाँ +2 होगा, तो फिर -5 + 2 हो जाएगा -3। ये आप समझ रहे हैं कि बड़े का साइन लगेगा, और सब्ट्रैक्ट इसलिए हुआ क्योंकि डिफरेंट साइन है। ठीक है, उसके बाद कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये किस तरह से किए आपको पहले सिखा रखा है, आप उसे ज़रूर रिवाइज करना। 4 इसको सेटिस्फाई करता है क्योंकि x के बदले 4 रखो तो लेफ्ट हैंड साइड 5 बन रही है और राइट हैंड साइड भी 5 है, इसलिए हम कहते हैं यस x इक्वल टू 4 सेटिस्फाइज इट। अगर ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी है तो इसमें पहले -3 हटेगा, 2y इज इक्वल टू 7 + 3 होगा, फिर इससे 2y इज इक्वल टू 10 आ गया। अब यहाँ 2 और y के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाइड है, तो जब राइट में ये 2 जाएगा तो डिवाइड होगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 10 / 2।
ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अगर ऐसे ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस हों तो पहले ब्रैकेट खुलेगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 6, फिर 2x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये -2 उधर चला जाएगा तो 6 + 2 हो जाएगा, फिर 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 8, फिर x इज इक्वल टू आ जाएगा 8/2 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो ये ब्रैकेट वाले भी आपके उसमें हैं और कुछ फ्रैक्शन वाले भी हैं, ठीक है, जिनमें एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना पड़ता है। मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि इस तरह के इक्वेशंस और सिंपल इक्वेशन चैप्टर का आप रिवीजन करें, अच्छी तैयारी करके आप पेपर दें, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।